बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आप पहली बार हमारे सेशन में जुड़े हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन हो डेली मिलती रहे। तो पहला सवाल है आपके सामने रखता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज मल्टीप्लाई 10 गुणा 15 का न्यूनतम सार्वगुणज किसके बराबर है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 12 and 16 multiply by least common multiplier of 10 and 15 is equal to what? आदि अनादि अखंड महाकाल महायोगी महादेव की आराधना के महापर्व महाशिवरात्रि की आपको मंगल शुभकामनाएं, ऐसी आयुष ने कहा है सब लोगों के लिए। तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सवाल है। 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज है, 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज है, किसके बराबर है? तो देखो, सार्वगुणज और न्यूनतम ये होता है एलसीएम, है ना, यानी एलसीएम ही तो बोलते हैं इसको। तो सवाल प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 12 और 16 का एलसीएम साथ में 10 और 15 का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर बड़ा आसान है, देखो 12 और 16 से कटने वाली संख्या 48, 48 ना, 12 चौक 48 और 16 थी 48। ऐसी 10 और 15 का एलसीएम 30, क्योंकि 15 दूनी 30, 10 या 30, तो इनके एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 1440। यानी ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है वो सही जवाब चूज किया है। बहुत बढ़िया जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। एक और सवाल, क्वेश्चन है 3759 में 9573 के अगर हम गुणनफल में दाईं और इकाई के अंकों का योगफल ज्ञात करें तो क्या होगा? In the product of 3759 multiplied by 9573, the 10th digit and the sum of unit digit is what? बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आप नहीं होने वाली है आपको। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इन द प्रोडक्ट ऑफ 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573, तो देखो 16 मुझे मिला है आयुष का जवाब। देखते हैं, देखो सिंपल कहानी है, उसने बोला 3759 में आप 9573 का गुणा कर दो। अगर हम गुणा करते हैं, देखो 3 नाम 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 पंजरे 15 और 2 17। अब आगे मैं नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मैं आगे नहीं कर रहा हूं। उसको क्यों नहीं कर रहा हूं आगे? उसका रीजन क्या है आगे ना करने का? क्योंकि मुझे सिर्फ इकाई और दहाई की संख्याओं से मतलब है, बाकी मुझे किसी से मतलब ही नहीं है ना। मुझे सिर्फ इकाई और दहाई की संख्याओं से मतलब होना चाहिए ना, तो बस मैं वही कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने वही कर दिया। क्या कर दिया? अब मैं आगे वाले की गुणा करता हूं, इसको छोड़ दिया, 7 नाम 63 और 7 पंजे 35 और 6 जो भी होगा, क्योंकि जब इसकी पूरी पूरी गुणा करोगे अगली बार निकालोगे तो 3 अंकों बाद दशमलव आएगा, तो इकाई और दहाई का अंक पहली 2 मल्टीप्लाई से ही आपको मिल जाएगा। तो क्या करें, 7 ये हुआ, 7 और 3 10। तो यानी इस कैलकुलेशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं कब इसको पूरा करें। आपने कहा 77 3 जोड़ा, तो इकाई और दहाई के प्लेस पर 0 और 7 आए, इन दोनों को सिर्फ ऐड ही करना है, जो आपको क्या देगा, दैट इज 7, राइट आंसर, है ना। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एमपी टेट के हिसाब से ही लिए हैं, परेशान ना होइएगा। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सब एमपी टेट पर बेस्ड हैं। एक और सवाल, यदि अब समय 7:02:17 PM है, तो अब से ठीक 12 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? इफ द टाइम इज 2:17 PM नाउ, then what will be the time after 11 hours and 59 minutes from now? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है बहुत तेजी से। और यहां पर आयुष का सबसे तेज आंसर आ रहा है। आप सभी लोग क्या आंसर देने की कोशिश करते हैं? देखो तरीके दो हैं, इसमें मैं सब चीज समझा के चलूंगा साथ में। 2:17 PM की बात हो रही है। अब 2:17 PM में आपने 11 घंटे 59 मिनट जोड़े, जो आपको प्रॉब्लमिस्टिक हो सकता है जोड़ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं इसमें क्या करता हूं, प्रतिकारी मेथड लगाता हूं, इसको बोलते हैं कंपनसेशन, कंपनसेट मेथड। वो क्या होता है, मैंने इसमें 11 घंटे 59 मिनट थे, अपनी तरफ से इसमें 1 मिनट जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 11 घंटे 59 मिनट में 1 मिनट जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 घंटे। तो यानी अगर मैं 2:17 PM में 12 घंटे ऐड कर दूं तो 2:17 AM हो जाएगा ना। जैसे अभी दिन के सपोज 4 बजे हैं शाम के, अगर मैं 12 घंटे की बात करता हूं तो सुबह के 4 बज जाएंगे ना। तो मैंने क्या काम किया, 2:17 में मैंने 1 मिनट जोड़ा था, वो 2:17 AM हो गया।
क्योंकि सवाल को सही करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपने 1 मिनट जोड़ा था, बाद में उसमें से 1 मिनट कम कर दो, तो 2:16 AM का टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 2:16 AM, 2:16 AM विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब आपकी तरफ से आया है। तो एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित प्रारूपों को देखना है। पैटर्न बहुत जरूरी है, पैटर्न के सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये महा रिवीजन चल रहा है, तो इसमें मैं वो सारे सवाल कराऊंगा जो मैं आपको पहले करा चुका था। तेजी से आप इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग मॉडल। 9 - 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। 98 - 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 12। 987 - 3 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 2 3। 9876 - 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस प्रतिरूप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, 9,87,654 में से 6 घटाओ 8 का भाग करो, क्या मिलेगा? तो देखो, यह पैटर्न का सवाल, इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न, प्रतिरूप। इन सवालों को कैसे करते हैं? अगर आप पैटर्न की बात करते हैं तो अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में करेंगे तब भी सवाल आंसर वही आएगा, लेकिन हमें एक विशेष प्रकार का पैटर्न दिया गया है, तो क्यों हम पैटर्न को फॉलो करें? देखो, 9 में से 1 गया 8, तो यहां पर आपने 8 का डिवाइड किया तो 1 आया। जब 98 में से 2 घटाए तो 1 2 गिनती आ गई। 3 घटाए, 3 संख्याओं में 3 घटा, 1 2 3 आया। 4 घटाया तो 1 2 3 4 आया। तो जब यहां से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? आपने कहा 1 2 3 4 5 6, ये सही आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी आंसर नहीं होगा, इट इज 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर 3, सी इज बी द राइट आंसर। आपको 1 2 3 4 5 6 सी आंसर है। बहुत बच्चों ने गलत दिया इसका उत्तर, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, सही जवाब है 1 2 3 4 5 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आप इसको घटा के डिवाइड करोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। अगर आप पैटर्न को नहीं पहचान पा रहे हैं तो सीधा इसमें से 6 घटाकर 8 का भाग कर दो, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, एक और सवाल है आपके स्क्रीन पर। 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? 400 डिग्री, 390 डिग्री, 405 डिग्री, 305 डिग्री, 95 डिग्री। The number of degrees in 4 1/3 right angle is what? 400 degree, 390 degree, 405 डिग्री और 395 डिग्री। तो देखो, आप सभी जानते हैं 4 समकोण का मतलब कितना होता है? आपने कहा एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं राइट एंगल में, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपने कहा 360 डिग्री, तो ये हो गए। उसने बोला 1/3 समकोण और ले लो, तो भाई 1/3 समकोण कितना होगा? 90 डिग्री का 1/3। आपने कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री और आ गया। इनको जोड़े तो कितना होगा? 390 डिग्री। 30 सवाल करने का टारगेट है, 30 क्वेश्चन करने का टारगेट है। तेजी से करना, फास्ट 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 फास्ट, क्योंकि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश रहेगी। ओके, तो यू ऑल ऑफ यू आर रेडी कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो फास्ट करते रहो और शेयर करते रहो। एक और सवाल। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? वलन मींस फोल्ड। इनमें से कौन सा पासे का सही फोल्ड होगा जिसको सही से जोड़ा जाए तो हर एक विपरीत फलक का टोटल 7 आए? जी, सी। आयुष सर सीटेड के ही कराए जो अभी, हाँ वो कराऊंगा, वो करा रहा हूँ आयुष। वो संडे में एक रखता हूँ, हर संडे रखता हूँ उसको। अभी मैं उनको करा रहा हूँ, बन रहे हैं, एक एक बनता है तो उसको मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। अभी इस पर काम चल रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सीटेड का पेपर बहुत जल्दी से कराऊं दोबारा से। ओके, डोंट वरी। तो देखो, पासे का मतलब क्या होता है? पासे का मीनिंग समझ लो। पासे का मीनिंग क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं पासा। जब ये ओपन डाइस होती है तो इसके जो विपरीत फलक होते हैं वो अल्टरनेटिव होती है। जैसे 1 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 5 होगा, 2 के पीछे 1 होगा, 3 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 1 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 1 के पीछे 2 होगा। इस तरह से एक को छोड़कर एक जो होता है वो एक दूसरे के पीछे आते हैं। आइए, क्वेश्चन सीटेड का है ना दानिश? तो देखो, पेडागोगी और जो सीटेड और एमपीटेड का सिलेबस है, पेडागोगी का बिल्कुल सेम और कंटेंट भी लगभग इसी तरह का है। थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ टॉपिक्स नहीं, उनको मैं नहीं रखूंगा इसमें। ओके, हाँ हो जाएगा अंजलि। ओके, तो क्या करें? तो इनके जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम आपको बताना है। 7 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो? 3, ये तो 7 नहीं होता। 2 और 1 3, ये भी 7 नहीं होता। 4 और 3 7, देखो 4 और 3 को जोड़ा 7, 6 और 1 को जोड़ा 7 और 5 और 2 7, तो यानी ऑप्शन नंबर सी।
एम्पिटेट आसान होगा, डोंट वरी, परेशान ना हो आप। ऑप्शन नंबर सी, आपने इतना पढ़ लिया है सभी लोगों ने, आप कोई भी ना घबराए, एम्पिटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसकी विपरीत फर्कों का टोटल 7 आपको दिख रहा है। एक और सवाल जी, क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं में अनुपात होगा। If two numbers are 20% and 50% more than the third number respectively, then the ratio in those two numbers will be what? 2:5, 3:2, 4:5 या 5:2। प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद करूंगा जल्दी से इसके आंसर मिले और तेजी से आप इस आंसर को करने की कृपा करें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है? तो देखते हैं 4-5। देखो समझने की कोशिश करो भाई, यहां पर हम बहुत गड़बड़ क्या कर देते हैं कि 20 और 50 हैं, तो अपने कहा 20:50, तो 2:5 आ गया, है ना, जो कि गलत है। क्योंकि प्रॉब्लम, हाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आप इन दोनों संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनका वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है? वो तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में कहा हुआ है। तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में क्या बोला है कि अगर हम बात करते हैं ये ए है और ये बी है, तीसरी संख्या सी है, तो जो ए का वैल्यू है ना, अगर सी को मैं 100% मानता हूं तो ए का वैल्यू सी से 20% ज्यादा है, तो ये 120 है। ऐसे ही बी का वैल्यू सी अगर 100% है तो 50% अधिक, तो ये 150। ऐसे अब इन दोनों का रेशो निकालना है आपको, तो 120 रेशो 150, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 4:5 सही जवाब होगा। ए नहीं होगा, ध्यान से समझो, सवाल गलत हो जाएगा अगर आप ए ऐसे करके आएंगे, तो बस प्रश्न को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि वो किसी तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए वो तीसरी संख्या कौन सी है, क्योंकि परसेंटेज में है तो उस तीसरी संख्या को मैं 100% मान सकता हूं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तेजी से करना है सवाल, गलती के चांसेस कम से कम, और फास्ट करेंगे जिससे कि सवाल हमारे 30 के 30 कंप्लीट हो जाए। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? द वैल्यू ऑफ ए पेंसिल इज ₹2:1/2। अमित बाय 1.5 dozen pencils and gives the shopkeeper a note of ₹100. How much money will he get back? तो सिंपल सवाल है, देखो 1/2 सही 1/2 यानी 2.5 यानी 5/2 रुपए एक पेंसिल की कॉस्ट है। उसमें बोला अमित 1.5 दर्जन, अब 1.5 दर्जन का मतलब कितना होता है? 1 दर्जन में 12 और आधा दर्जन में 6, तो वो 18 पेंसिल खरीदता है, तो 18 की गुणा कर दो। आपने कहा ओके, तो टोटल उसने 45 रुपए की पेंसिल खरीद ली, 45 रुपए की पेंसिल खरीदी, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, उसने 100 रुपए दिए दुकानदार को, 45 रुपए उसने काट लिए, इसको कितने वापस कर दिए? 55 रुपए ना, तो दुकानदार उसे 55 रुपए वापस करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल, तेजी से देते रहो आंसर। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और इसकी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? लाइक शेयर करते रहो भाई सेशन को। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यदि वर्ग और आयत के परिमाप पेरीमीटर बराबर हैं, तो आपको आयत का क्षेत्रफल बताना कितना होगा। देखो समझने की कोशिश करना, सभी लोग करेंगे। एक वर्ग का परिमाप, ये वर्ग है, इसका जो परिमाप है वो 24 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये आयत है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दी उसने बोला आयत का परिमाप बराबर, यानी इसका पेरीमीटर बराबर है, यानी इसका पेरीमीटर कितना होता है? आपने कहा 2 × L+B होता है। भाई आयत का परिमाप तो यही होता है ना, 2 × L+B। आपने कहा सर यही होता है। जब 2 × L+B यहां पर दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, तो भैया जब 2L+B दिया है तो वो किसके बराबर हुआ? 24 के बराबर हो गया ना। आपने कहा बिल्कुल 24 के बराबर हो गया, तो 24 के बराबर यहां पर दिया हुआ है। अब क्या प्रॉब्लम आई? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 2 × L+B बराबर 24 और L का वैल्यू आपको पता 8, तो पुट कर दें, तो ये क्या हुआ? L+B = 24/2, 12, तो L+B बराबर 12। आपने L का वैल्यू 8 पुट किया, तो B बराबर 12, तो B बराबर 4, तो इसकी चौड़ाई कितनी आएगी? 4। अब उसका एरिया पूछा था उसने, तो एरिया क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 8 इसकी लंबाई, 4 इसकी चौड़ाई, 8 × 32, L × B तो होता है एरिया, तो यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन है 32। इज इट क्लियर?
बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए ये रहा, किसी आकृति में एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? तो देख लें आप जवाब क्या मिलता है आपका। तो करना भाग जरा इसको, इनको इकट्ठे ले आओ करके, बहुत सारी चीटी इकट्ठे ना, इसमें भी इन्हें ले लेना। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। एक मिनट तो कम करना, जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा इसका आंसर? तेजी से ये तो परफ्यूम देना, परफ्यूम। ओके, तो जवाब क्या मिलेगा देख लेते हैं। गेट बंद कर, गेट गेट। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आपके साथ हैं। हाँ, प्रीवियस का क्वेश्चन है ये भी। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका नंबर क्या है कि आप इसको क्या करें, देखो मैं इसमें दो, अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो दो आकृतियां बन जाती हैं। हर किसी का क्षेत्रफल कितना है? इसका भी एक है, सबका एक एक दिया हुआ है ना, देखो यहां पर, तो ये भी एक है, ये भी एक, एक 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 एक, सारे एक एक है ना, वन वन है ना। सवाल समझना, सारे वन वन है ना, तो ये 5x5 का बना हुआ है। अब मुझे एक बार बताओ, मैं जूम कर देता हूं आपको जिससे आपको दिख जाए, शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब आकृति सही से दिख रही है पूरी स्क्रीन पर। अब मैं क्या दबाऊं, यहां पर देख रहे हैं आप, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें दो ट्राइंगल मैंने खींच दिए आपके सामने, दो ट्राइंगल खींच दिए, तो इसमें से एक ट्राइंगल मैं ऊपर वाला अलग निकाल रहा हूं, नीचे वाला अलग ले रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना भाई। दो ट्राइंगल बनेंगे ना इसमें, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो दो ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं, तो मैंने दो ट्राइंगल यहां पर कर दिए। अब देखते हैं कैसे हुआ दो ट्राइंगल, इसको भी देख लेते हैं। तो एक ट्राइंगल कैसे बना, एक तो ये बना, गेट बंद करना, ये वाला, ओके, और एक ट्राइंगल इसके नीचे ये वाला बना, ऐसे तो बन गया ट्राइंगल। अब क्या देखते हैं आप, इस ट्राइंगल की ऊंचाई की बात करें तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इसकी ऊंचाई, इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इसकी बेस, तो 4 बेस इसका भी हो गया। अब अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं यहां से, तो ये कितनी यहां से 1 2, तो इसकी ऊंचाई 2 है, तो दो ट्राइंगल आपके सामने आए ना। आपने कहा ओके, जब दो ट्राइंगल आपके सामने आ गए तो क्या करें इन दोनों ट्राइंगल के साथ? आपने कहा सर बड़ा आसान काम है, तो इस वाले का निकलने तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इस ट्राइंगल की भी हाइट आपको दी हुई है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दो ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला। 1/2 बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, इसको देखिए 1/2 बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 2, तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये तो हुआ 6, ये हुआ 4, तो यानी इस पूरे दोनों ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ 6 और 4, तो कुल आकृति कितनी हो गई 10। तो इस टोटल आकृति का जो ये शेडेड रीजन है कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको 10 सेंटीमीटर कैसे आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो, यस के नो, यस ना। आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, वो बड़ा तरीका हो जाता कि आप क्या करते, पहले पहले आप इस आकृति के 5x5 का एक क्षेत्रफल निकालते, फिर जो ब्लैंक्स हैं उनको हटा देते तो शेडेड मिल जाता। हमने सीधा शेडेड का ही निकाल लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। The difference between the selling price and the purchase price of an article is 210 rupees. If the profit percentage is 25%, then the selling price of article is what? तो देखते हैं आपका जवाब किस तरह से प्रभावित करता है सवालों के जवाबों को। उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब अच्छे मिले और आप तेजी से आंसर करने की कोशिश करें। जी समझो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य की मैं बात कर रहा हूं, देखो विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस। उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना 210, और ये तो आप सब जानते हैं कि सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस घटाया जाता है तो उत्तर कितना आता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर तो होता है प्रॉफिट, वो 210 रुपए है। तो प्रॉफिट जब 210, प्रॉफिट तो आपको 25% दिया था, तो मैं कह सकता हूं
25% का वैल्यू किसके बराबर है? आपने कहा 210 रुपए के बराबर। हाँ जी, जब 210 के बराबर है, उसने बोला विक्रय मूल्य। अब अगर वो कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%, 25% का प्रॉफिट उस पर कमाया, तो सेलिंग प्राइस 125% हुआ ना? आपने कहा बिल्कुल। तो हमने इसमें 125% का वैल्यू हमसे पूछा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? 210 मल्टीप्लाई बाई 125 बटा 25, तो 25 पंजे 125 और 21 पंजे 105, 1050 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पूछता तो क्या करते? अगर मैं बोलूं इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता? तो जहां पर आपने इस प्रश्न किया ना ऐसे, इसकी जगह आप क्या करते? आप यहाँ 25% का वैल्यू दिया है कितना? 210, तो आप 100% का वैल्यू निकालते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होती है। हाँ पूछिए प्रिया। तो अगर जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही 100% होता है, उस पर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देते हैं उसको, लॉस होता तो कम कर देते हैं। होप से समझ में आ गया होगा सवाल। एक और सवाल की बात करते हैं, चलो। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49,532 इज व्हाट? 41,000, 49,000, 50,000 और 49,500। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब में गलती नहीं होगी। यस, तो लेट्स सी। देखो, संख्या 49,532 का सन्निकट, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, ये आप सब जानते हैं। अप्रोक्सीमेट बचपन में किया है ना, ऐसे 2.343725 ऐसे करते थे ना। अगर आपको बोला जाए तो संख्या को 3 अंकों तक अप्रोक्सीमेट करो, तो हम क्या करते थे? 3 अंकों तक बोला तो 3 अंकों को फ्रीज कर लेते थे। दीज नंबर्स विल बी फ्रीज, है ना? अभी बताते हैं प्रियल, ठीक है ना? तो तीनों अंकों को फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज हो गया। अब इस वाले अंक को देखते हैं, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से अधिक है तो उसमें +1 कर देंगे। अगर ये वैल्यू 5 से छोटा है तो इसी नंबर को फ्रीज रहने देंगे। ऐसे करते थे ना, तो इसका वैल्यू कितना मिलता था? 2.344 हम इसको कर सकते थे, है ना? तो सेम यहां पर है, जब आप इसको करेंगे, उसने बोला 49,532, तो भी मोटी सी बात है, उसने बोला हजारवां मान, तो 1000 को फ्रीज कर दिया, और 1000 के बाद देखा ये संख्या जो है 5 है, 5 से अधिक है, बोले 5 है, तो इधर +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 50,000। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 15,000। गुड इवनिंग। 50,000। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। नो समस्या, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्लियर है? ओके। आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स द रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन व्हेन यू डिवाइड 176 बाय 3? ठीक है ना? क्लियर है? ओके। प्रिया जी, क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी बता देंगे, बीच में रोक के नहीं बता सकते ना, ये तो आपको पता है। आपका क्वेश्चन ले लिया है, आपको इसको कॉपी करके रखो बस, आप आपके क्वेश्चन को जरूर बताया जाएगा, डोंट वरी। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन द रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन व्हेन यू डिवाइड 176 बाय 3? देखते हैं जवाब कितना मिलता है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये रिमाइंडर निकालेंगे कि 176 को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है। उसके लिए 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है? आप या तो सीधा इसको डिवाइड कर दो, या फिर आपको पता 3 का रूल क्या कहता है कि अगर संख्या के अंकों को 3 से डिवाइड किया जाए तो अगर वो पूरी पूरी कट जाती है तो वो संख्या का रिमाइंडर 0 होता है, वो संख्या कट जाती है। अदरवाइज सीधा डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच जाए वही रिमाइंडर है। जैसे 176 में 3 का डिवाइड किया, 7 से 13 14 हुआ ना। 14 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 शेष बच गया। यानी इस कैलकुलेशन से आपको 2 रिमाइंडर मिला है, तो 2 रिमाइंडर यहां पर है ना। अब क्या करें? 2 रिमाइंडर यहां पर मिला है, अब क्या करें?
अब आपको चेक करना कि इनमें चारों में से कौन सा रिमाइंडर अधिक है, और ऐसे सवाल बहुत आएंगे जहां पर आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के जो अंक है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 72 कट जाता है, इससे भी रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। 5 7 12 और 13, 13 में 3 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये भी कम है। 6 इकाई का अंक 6 है, यहाँ 2 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा काट देगा तो 0 शेष। इसमें देखो 173 है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 3 शेष, है ना। तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है, तो यानी 176 से 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आता उससे ज्यादा अधिक रिमाइंडर 173 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल 100% सही, ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और यहां पर जवाब मिल रहा है ABCD का, डी 100% है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब, यानी आपको पता लग चुका है। देखो आगमन विधि का सिद्धांत होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि जब भी बच्चा किसी कार्य को करता है, जब भी कोई समझता है, तो उसके लिए वो हर एक चीज विशिष्ट होती है, और विशिष्ट चीजों से मिलजुल कर वो एक सामान्य कॉमन सा नियम निकालता है, जिस नियम को ही कहा जाता है सामान्यीकरण। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, डी एकदम सही जवाब आपने दिया है, बहुत बढ़िया। जब राजन के सामने वार्षिक समय, सीटेट में वो सवाल है वाला जो आपके सामने रखा है मैंने, जब राजन के सामने वार्षिक समस्या आती तो प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो देखते हैं सबसे पहले जब मिला है वो उसका शिक्षण सूत्र है, सुलोचना वो उसका शिक्षण सूत्र है, ठीक है ना, वो शिक्षण सूत्र है। तो यहां पर आपने कहा राजन को जोड़ गुणा नहीं कर सकता, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारों ने कहा राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, कुछ लोग कह रहे हैं राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, कुछ कह राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो देखते हैं जवाब आपकी तरफ से क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, सबसे बढ़िया आंसर जो दिया है दैट इज राइट ऑप्शन सी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, वार्तिक मतलब होता है शाब्द, जो लिखित समस्याएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है आप मुझसे बोल देते हो कि सर ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऐसे सवाल पूछे हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कहूँ आपको, समझ में क्या नहीं आता, क्या आपको जोड़ना गुणा नहीं आता, या आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, आपको सब आता है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि समस्या लिखित रूप में है तो वो समझ में नहीं आ रही है आपको। इसका मतलब क्या है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, अगर उसको भाषा समझ में आ जाएगी तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा, उसको आप भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर, जहां b नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके। To introduce the concept of fraction, a teacher can start by identifying the parts and denominators of different fractions, finding fraction on a number line, writing fraction as a/b where b not equal to 0, or by identifying the fractional part of the objects around them. आसपास वाले सबको पता है ना कि आसपास का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसके आसपास के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराने की बात करते हैं, यानी उसकी जो अराउंडिंग में या सराउंडिंग में जो भी उसके भिन्नात्मक भाग हैं, यानी जो भी उसके आसपास की चीजें हैं, क्योंकि बच्चा दैनिक जीवन से सीखता है, तो दैनिक जीवन में जो भी चीज उसके आसपास होती है उनका हम कॉन्सेप्ट लेकर बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बहुत अच्छा जवाब। एक और, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में गणित का माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद किया जाना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए या अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, हर बार लगभग मैं चौथी पांचवी क्लास में समझा देता हूं आपको कि भाई किसी भी बच्चे के अंदर जब भी कोई चीज हम यूज करते हैं माप के संदर्भ में तो बच्चे का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। पहला होता है निरीक्षण, दूसरा होता है अमानक इकाई यानी अप्रमाणिक, इनको अप्रमाणिक बोलते हैं, मानक इकाई मीन्स प्रमाणिक मात्राएं, उसके बाद होता है उनका सहसंबंध। ये जो है ये 4 तरह से बच्चा अपने आप को रेक्टिफाई करता है। तो इसमें मैं बता, निरीक्षण का मतलब होता है बच्चा किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। कैसे? जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मैं यहां से जंप मारूं तो मैं इसको कूद जाऊंगा कि नहीं कूद जाऊंगा। कई बार आपके सामने आता है दिमाग में कि अगर मैं इस पर जंप लूं तो चला जाऊंगा नहीं चला जाऊंगा। आपने कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन किया कि मैं इसको कूद सकता हूं कि नहीं कूद सकता हूं, पहली कंडीशन। तो यहां पर होती है निरीक्षण करना। आपने कहा यस मैं इसको छलांग मार के पार निकल जाऊंगा, जंप मार के कूद जाऊंगा। फिर आती अमानक। अमानक का मतलब क्या होता है कि अंगल, बिलांद, डिग, कदम की दूरी, ये सब 4 ऐसे 4 उंगलियों को मापना बहुत बच्चे करते हैं ना, तो ये अमानक इकाइयां होती हैं। उसके बाद बच्चा मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इनके बारे में जानता है। और उसके बाद वो सहसंबंध यानी जो मीट्रिक प्रणालियां हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीलीटर, कितने सेंटीलीटर, कितने किलोलीटर होते हैं, इन सबको जानना वो चौथे स्टेप पे आता है। तो यानी पर अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए नहीं, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, क्योंकि अप्रमाणिक मापे बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, एनवायरनमेंट से सीख लेता है, उसके बाद वो प्रमाणिक इकाइयों में निपुण हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, इट्स बी। पहले अमानक इकाई यानी अप्रमाणिक मापे आप यूज करते हैं, उसके बाद प्रमाणिक मापों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बी विल बी द राइट आंसर, ए इज नॉट द राइट आंसर। ओके, क्लियर? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए या बिना समय लगाए प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। जी, तो सब लोग जानते हैं कि भाई अगर बच्चों को पढ़ाना है और आपको अपने आप को अच्छा बनाना है बच्चों के सामने, तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि बालक के लिए गणित की अच्छी अध्यापिका के रूप में आप उस बच्चे के गणितीय विषय वस्तु को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का काम करें। उसकी जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसको दें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। तो ये बहुत ही जरूरी होगा और अच्छे से बच्चा एक टीचर, अच्छा टीचर कहलाएगा। समस्याओं, सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो पीछे वाले का हो गया। ओके, क्वेश्चन है किसी का कथन है, ये किसका कथन है? शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक और स्थायी बना देते हैं। ये किसका कथन है? जरा मुझे बताओ क्या कहते हैं, किसका कथन है ये आपका? कि किसका कथन? ये बता गया आपको कि जो, हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिल जाएगा। किसका कथन है ये? तो आपने कहा सर कथन तो हमें पता है, बताने की कोशिश आप करेंगे। ओके, वेरी गुड जी। और यहां पर जवाब मिलने की मुझे पूरी चांसेस आपकी तरफ से हैं और आप अच्छे जवाब देंगे, मुझे इसका भी पता है। तो चलो देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। और सवाल तो आपके सामने हमने रख ही दिया है, तो लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ये कथन है शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। ये मेकन और रॉबर्ट का स्टेटमेंट है। मेकन एंड रॉबर्ट सेड दिस। राइट ऑप्शन है सी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब आपका। समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैट से है और इसमें ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों ग्राफ आपके सामने हैं तो ये आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्राफ
ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इस बात को याद रखिएगा कि समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दिखाता है क्या। दैट इज 1 दंड आरेख, दैट इज 2 वृत्त आलेख, दैट इज 3 थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज आयत चित्र और नेक्स्ट वन इज रेखा आलेख। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब मुझे मिलेगा। ओके जी, बार डायग्राम, इसको हम जो सर्कल होता है वृत्तालेख को हम बोल देते हैं पाई चार्ट। सुना होगा आपने पाई चार्ट के बारे में, ठीक है ना। आयत चित्र को बोलते हैं हिस्टोग्राम इंग्लिश में, ठीक है ना। और लाइन ग्राफ को तो लाइन ग्राफ ही बोलते हैं, लाइन डायग्राम भी इसको बोल देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। लेट्स सी, डी लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बताया, तो इसको समझने से पहले आप ये जान लो कि ग्राफ होते कौन कौन से हैं और किस ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा किस ग्राफ में कौन कौन सी वस्तुएं चीजें होती हैं तो ये मुश्किल हो जाता है आपको समझना। ओके, तो देखते हैं जवाब। इसको बोलते हैं व्हाट इज इट, बार ग्राफ। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। दंड आलेख, दंड आलेख में इंडिविजुअल चीजों के बारे में मात्राओं का पता लगाया जाता है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। यानी जैसे डांस में 30 बच्चे हैं, म्यूजिक में 40 नंबर आए, आर्ट में उसके 25 नंबर आए, क्रिकेट में 20 नंबर आए, फुटबॉल में 35 नंबर आए। तो इंडिविजुअल सीरीज के डेटा को रिप्रेजेंट कर, व्यक्तिगत रूप से जो आंकड़े उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार डायग्राम यूज करते हैं। इसके बाद की हम बात करते हैं वो क्या है, दैट इज लाइन डायग्राम। आप देख रहे हैं ये अधिकतर क्रिकेट में आपने देखा होगा कि ये टीम यहां से चली वहां पहुंच गई, ये टीम वहां चली यहां पहुंच गई, कई बार आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये है लाइन डायग्राम। तो ये क्या करता है, टाइम के साथ, जो टाइम है, टाइम के साथ जो आंकड़ों में परिवर्तन है, चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चेंज आ रहा है डेटा में तो वो समय के अनुसार लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये बियर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए बियर लिखे ना, ये तो बियर का ये ब्लू वाला है जो भी आपका लिख रहा है, यहाँ पर ब्लू सा दिख रहा है। तो क्या होगा, 2017 में स्टार्ट हुए, 2018 में एक साल बाद बियर जो है ये 50 हो गए, फ्री हो, यानी इनकी संख्या लगातार बढ़ी। जबकि अगर हम बात करते हैं डॉल्फिन्स की तो 2017 में वो कितनी थी, 160 थी। यहां पर देखें आके तो वो 2018 में वो सिर्फ 80 रह गई। तो यानी समय के साथ उनकी जो संख्या थी उसमें गिरावट आई। तो टाइम के साथ डेटा में चेंज लाइन डायग्राम के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी डिपार्टमेंट का सामूहिक रूप से कुमुलेटिव डेटा दिखाया जाता है, जहां पर आप एक डायग्राम की हेल्प से पूरे डिपार्टमेंट को, हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लिया हमने फ्रूट्स के बारे में बात की, तो एक पूरी फ्रूट्स का एक व्यक्ति के लिए बताया गया, उसे बनाना 30% पसंद है, फेवरेट फूड में आते हैं। पीच 10% में आते हैं, ग्रेप्स 27% में आते हैं, ग्रेप्स। और ऑरेंजेस जो है वो 13%, पाइनएप्पल्स 20% में आते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो किसी भी डेटा को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करना, यानी या तो प्रतिशत के रूप में या फिर एंगल, कोण के रूप में डेटा का रिप्रेजेंटेशन एक सर्कल के माध्यम से पाई चार्ट में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम में एक बहुत कॉमन अंतर है, क्योंकि हिस्टोग्राम इंडिविजुअल सीरीज पे काम करता है, बार डायग्राम इंडिविजुअल सीरीज पे काम करता है, जबकि जो हिस्टोग्राम है वो कंटिन्यूस सीरीज पे काम करता है। क्योंकि यहाँ पर डेटा कैसे चलता है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे चलता है। तो 10 से 15 जो है वो एक सामूहिक रूप से डेटा, जहां पर खत्म होगा नेक्स्ट वाला 15 से 20 ऐसे आ जाएगा। एक कॉमन डिफरेंस के आधार पर, यानी वर्ग अंतराल के आधार पर, क्लास इंटरवल के आधार पर आंकड़ों में परिवर्तन को कंटिन्यूस सीरीज में, यानी वर्ग अंतराल मींस कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है हिस्टोग्राम से। इज इट क्लियर? और सबसे जो इसका हाईएस्ट वैल्यू होता है, पीक वैल्यू जो होता है, यही इसका मोड होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ी, वन मोर क्वेश्चन लेते हैं फिर, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो, कक्षा 5-4 के, कक्षा 4 का एक बच्चा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आवश्यक सामग्री कौन सी है? तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छी से मिलेगा और आप इसमें जवाब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूं। ओके,
तो सवाल शुरू कर दो, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, क्योंकि कई बार आपने इसको ना, यस जी, राइट ऑप्शन क्या होगा? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है? डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा या वर्गीकृत ग्रिड? डाइंस ब्लॉक, ओ माय गॉड, डाइनिस ब्लॉक में तो ये पोर्शन ही नहीं होता। सब लोग एक क्यों बता रहे हैं भाई? डाइनिस ब्लॉक में तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। जी देखिए समझिएगा, यहां मैंने कुछ चेंज किया है प्रश्न में, ध्यान से समझिएगा। इसका राइट ऑप्शन है वर्गीकृत ग्रिड, जिसको आप बोलते हैं ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर का छोटा भाई है वर्गीकृत ग्रिड। बी नहीं, इसमें मैंने 10/10 हटा दिया है, जो क्वेश्चन था उसको मैंने चेंज कर दिया है। पहले 10/10 का वर्गीकृत ग्रिड था जो नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने 10/10 का हटा दिया। इसमें से वर्गीकृत ग्रिड कौन कौन से हो सकते हैं? 10/10 का भी हो सकता है और 100x100 का भी हो सकता है ना। तो वर्गीकृत ग्रिड मैं अभी समझा देता हूं, डोंट वरी, समझ लो। ये अबेकस होता है, अभी आपको समझ में आएगा, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। इसको तो जानते हैं अबेकस है ये। अबेकस किस लिए यूज होता है? बालक के अंदर स्थानीय मान की संकल्पना को जोड़ने घटाने की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए आप अबेकस का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर है? अबेकस को सब जानते हैं। इसको बोलते हैं डाइनिस ब्लॉक। ये डाइनिस ब्लॉक क्या है? डाइनिस ब्लॉक को जब भी आप शो करने की कोशिश करते हैं तो डाइनिस ब्लॉक हमेशा किसी बच्चे में स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करता है और उसको जोड़ने घटाने की प्रक्रियाओं में मजबूती लाता है। इससे आप भिन्नात्मक संख्याओं को नहीं कर सकते रूप, क्योंकि इसमें एक डाइस एक को रिप्रेजेंट करती है, एक एक करके 10 का बना देते हो तो वो क्या हो जाता है बार, वो 10 को होता है। एक स्ट्रिप बना देते हो 10 एंड 10 की 10 लगा करके, तो वो 100 को डिनोट करती है, ये 1000 को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो ये स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करने का प्रयास कराता है बच्चे का, तो इससे आप भिन्नात्मक चीजें नहीं सीख सकते। ओके, अब बात कर रहे थे हम इसकी बात संख्या चार्ट। देखो संख्या चार्ट हम बात करते तो संख्याओं को प्रदर्शन करने का तरीका, संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। नंबर चार्ट आपने कई बार देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्या 1 से शुरू होंगी, तो ये संख्यात्मक चार्ट है। इसका एक मीनिंग और होता है भिन्न का चार्ट, भिन्नात्मक चार्ट, भिन्न का संख्या चार्ट। तो भिन्न का जो संख्या चार्ट होता है अगर वो लिखा है तो ये भिन्नात्मक चीजें उसको शो करने के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो लिखा है वर्गीकृत ग्रिड। ये क्या होता है? ग्रिड होता है ऐसे, जिसमें 10 खाने ऐसे से। गणित की कॉपी देखिए ना, मैथमेटिक्स की कॉपी देखिए, हाँ मैथमेटिक्स की कॉपी देखिए जो आप जिस पर काम करते हैं नोटबुक, उसमें ऐसा होता है 1 2 3 4 5, 10 खाने ऐसे 10 खाने ऐसे। तो बच्चा क्या करता है, 0.1 को मान के चलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 100/100 में, अगर वो 100/100 का ग्रिड पेपर होता है तो देखो ये जो खाना है उसमें एक खाना कितने को रिप्रेजेंट करता है? 1, 100 में से 1, और यहां पर खाना 1 में से 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्गीकृत ग्रिड का प्रयोग अगर दोनों आप दिखा रहे हैं 10/10 में एक यूज कर रहे हैं तो बच्चे को बोले कि 10 में से आपने एक खाना चूज कर लिया और सेम 100 में से आपको एक चीज मिल गई। तो इस तरह से आप वर्गीकृत ग्रिड की हेल्प से आसानी से इस संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दूसरी तरह से था, वहां पर 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड लिखा हुआ था, तो ये जब गलत था। अभी क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसमें? वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं और जानता हूं एक और सवाल का जवाब क्या देंगे आप। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं? हॉट्स मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जी तो क्या मिलता है जवाब आपका? ABCD के रूप में। उच्च क्रम में चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं? संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों नियमों और सूत्रों के ज्ञान की, एल्गोरिथम के ज्ञान की। तो समझ लो, जब भी हम हॉट्स की बात करते हैं, ये CBSE के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल जिसके अंदर बच्चे अपने
कुछ सीमा तक कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा नॉलेजेबल बन जाएं और प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छी चीज और एक्वायर कर लें, इसी को बोलते हैं हॉट्स। ठीक है ना। तो हॉट जो बात करते हैं वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह केंद्रित है। According to National Curriculum Framework 2005, learning emphasizes on constructivist approach as it focuses on शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। राइट ऑप्शन क्या मिलता है? आपने कहा कि सर ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकता रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बल देती है क्योंकि ये केंद्रित होती है कि बालक एक्टिविटी करें, एक्टिविटी से वो समझें और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? These days prices are starting to rise. Which of the following graphs represent this condition? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टारगेट पूरा है, आज पूरा टारगेट अचीव करके मानेंगे, तेजी से करेंगे। अब इधर आ गई चीटी। यस, क्या मिलता है जवाब? डी। देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कीमत वैसे वैसे ऊपर जा रही है, हाई हो रही है। तो जब अब चार्ट की शुरुआत करते हैं ना साथियों, तो वो यहां से करते हैं, यहाँ 0 होता है, ये कीमत है और ये समय है। तो समय इधर को बढ़ता रहा, तो जब समय इधर को बढ़ा तो प्राइस बिल्कुल 0 पर थे। जैसे जैसे समय बीता तो प्राइस देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, हर समय के बाद समय के साथ साथ प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। सही बात है। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो यहां पर देखिए पहले प्राइस बहुत हाई था, अब धीरे 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 प्राइस कम होता चला गया। इसकी बात करें, जैसे जैसे समय बढ़ा तो पहले कीमत कम थी, पहले तो वो बढ़ी और फिर बाद में नीचे डाउन आ गई। इसकी बात करते हैं कि समय के साथ साथ, तो पहले कीमत बहुत हाई थी, अब क्या हुआ, कीमत धीरे 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 और कम होती चली गई। तो ये सारे ग्राफ में ये डाउन को शो करता है, ये भी कमी को शो करता है, ये भी पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करता है। सिर्फ पहला ग्राफ ऐसा है जो ये शो कर रहा है कि आपके प्राइसेस अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ए इज द राइट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ए ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, आपका रुख करते हैं 25वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय शिक्षण हेतु प्रत्युवादी शिक्षण व्यू रचना है? यानी इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एरे? इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एरे है मैथमेटिक टीचिंग में? तो देखते समस्या समाधान व्यू रचना, व्याख्या व्यू रचना, अनुसंधान व्यू रचना या समूह परिचर्चा व्यू रचना। याद रखना ये सवाल टीचर के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छी व्यू रचना जिसको शिक्षक यूज करते हैं। नो 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 नो, ये शिक्षण रचना नहीं है। समस्या व्यू रचना जो होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है, वो एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं जिसमें बालक की समस्याओं को हल किया जाता है। समझो बात को। अनुसंधान व्यू रचना में शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होता, अनुसंधान में सिर्फ और सिर्फ बच्चे काम करते हैं, टीचर देखता है। तो बात शिक्षण टीचर के रेस्पेक्ट में हो रही है। समूह परिचर्चा में भी टीचर का कोई रोल नहीं होता, वहां पर भी समूह परिचर्चा में ग्रुप डिस्कशन में भी सिर्फ बच्चे बात करते हैं। तो यहाँ पर टीचर पर डिपेंडेंसी कौन सी है? टीचर पर पढ़ाने की बात हो रही है। देखो ना, शिक्षण व्यू रचना, टीचिंग एरे, तो टीचिंग एरे सबसे सिर्फ एक ही वजह है, व्याख्यान व्यू रचना, कि टीचर अपने टीचिंग स्टाइल से, अपने लेक्चर से बच्चों को कैसे समझाने में सक्षम होता है। दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, व्याख्यान व्यू रचना एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? मैंने सारे बताए क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो टीचिंग पर डिपेंड नहीं करते, वो बच्चों पर। भाई ये दोनों तो बच्चों पर डिपेंड हो गए ना। समूह परिचर्चा बच्चे करते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता उसमें। अनुसंधान में बच्चे खुद से अन्वेषण करते हैं, टीचर सिर्फ मॉनिटर करता है ना। तो राइट ऑप्शन बी होना चाहिए।
वॉन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो किस स्तर पर होते हैं? विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन या मानसिक चित्रण? जी, देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है। उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा मिलेगा और आप तेजी से इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद करूंगा कि जवाब में कोई गलती ना हो। डी, बहुत बढ़िया, यानी वॉन हेले आपको आता है। तो वॉन हेले के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण पर होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चाक्षुषी करण। तो वो चाक्षुषीकरण पर होते हैं, चाक्षुषीकरण। अच्छा हो रह गया। तो चाक्षुषीकरण जिसको बोलते हैं मानसिक चित्रण, क्योंकि बालक जो है वॉन हेले के अकॉर्डिंग 5 लेवल है, 0 1 2 3 4। 4 लेवल पर दृढ़ता आती है, रिगर आता है। तो मानसिक चित्रण में बालक उनका विजुअलाइज करते हैं, उनकी दिखावट बनावट के आधार पर पहचानते हैं। विश्लेषण में उनकी बेसिक प्रॉपर्टी उनके नाम से परिचित हो जाते हैं। अनौपचारिक निगमन में बच्चे क्या करता है? एक आकृति के बीच में संबंध और एक आकृति को बेस्ट और एक आकृति की सभी डीप प्रॉपर्टीज को समझते हैं। औपचारिक निगमन में बच्चा दो भिन्न भिन्न आकृतियों के बीच में नियम प्रतिपादित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, विजुअलाइजेशन। बढ़िया जवाब है। एक और बताओ, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग निम्न में से सहायता नहीं करता है। इनमें से किस में सहायता नहीं करता है? स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। इसमें यूज नहीं होता, ये आपको बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छे से मिलेगा और मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है आपके सामने, ठीक है ना? ओके, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जी, तो कक्षा 3 में अबेकस का प्रयोग बच्चों में की सहायता नहीं करता है स्थानीय मान की महत्ता समझने में। आप कहेंगे सर करता है, कक्षा 3 में स्थान, मैंने तो बताया था ना आपको कि जब भी आप बात करते हैं किसकी बात करते हैं? जब भी आप बात करेंगे अबेकस की, तो अभी मैंने बताया स्थानीय मान की महत्ता को समझने में काम करता है, बिना किसी त्रुटि के संख्यांक को पढ़ने में। बिल्कुल सही बात है, कोशिश की जाती है त्रुटि की, लेकिन शब्दों में दी गई संख्या के समान संख्यांक लिखने में, क्योंकि शब्दों में दी गई संख्याओं को वेरीफाई कर सकता है, उसके समान संख्यांक नहीं लिख सकता, क्योंकि संख्यांक लिखाना वो नहीं सिखाता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एकदम सही जवाब। वो इसमें सहायता नहीं करता है, बाकी सभी में सहायता करता है। गणना में शुद्धता प्राप्ति करवाता है, चीजों को भी समझाता है, लेकिन इसके बारे में वो बात नहीं करता है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेता हूं आपके सामने। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता का निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। रोजमर्रा की भाषा, गणित कण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा या प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय कण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणित समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय कण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। नमस्कार अनीश। तो देखते जवाब क्या मिलता है। कक्ष में निपुणता निम्नलिखित में से समस्याओं को प्रदर्शित करने, यानी इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा ELPS, सुना है ना? ELPS थ्योरी मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, L मीन्स लर्निंग इन लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर, S मीन्स सिंबल। तो सिंबल सबसे लास्ट में आते हैं। तो देखो, और एक्सपीरियंस डेली रोजमर्रा की भाषा। तो इसके सवाल जो प्रतीकात्मक भाषा पहले लिखी वो तो गलत हो गया, क्योंकि प्रतीकात्मक भाषा सबसे लास्ट में आएगी। 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे डिलीट कर दिए। क्या करें? रोजमर्रा की भाषा, गणित स्थिति की भाषा, गणित समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। एकदम सही जवाब है। तो पहले बच्चा डेली लाइफ सीखता है, उसके बाद वो सवाल में क्या लिखा उसको सीखता है, समाधान कैसे किया जाए, और उसके बाद उसके सिंबलों के रिप्रेजेंटेशन को करने की कोशिश करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रोजमर्रा की भाषा। ठीक है ना? प्रिया अपना सवाल भेजिएगा दोबारा से। प्रिया,
तो भी आपको ये सवाल कैसे लगे, आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको सवाल अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भी लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।